नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कांग्रेस ने किया वन मुख्यालय का घेराव। जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों की रोकथाम के लिए उठाई आवाज। वन विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर दिसंबर से लगेगा ग्रीन सेस। ऑटोमेटिक होगी पूरी प्रक्रिया। फास्टैग से कटेगा पैसा। कार से 80 और ट्रक से वसूला जाएगा 700 रुपया। दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर कनेक्शन के बाद उत्तराखंड में बढ़ाई गई सतर्कता। बाहरी छात्रों और विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर दून पुलिस की पैनी नजर। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसी। उपनल कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन पर बेरोजगार संघ की प्रतिक्रिया। नियमितीकरण की मांग को बताया बेबुनियाद। हाईकोर्ट में पिटीशन डालने की तैयारी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों की रोकथाम के लिए कांग्रेस ने वन मुख्यालय का घेराव किया। देहरादून स्थित वन भवन का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों के पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान वन मुख्यालय के मुख्य गेट से अंदर आकर तमाम कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की और इन घटनाओं की रोकथाम के लिए जल्द से जल्द कड़ा कदम उठाने की मांग की गई। आम आदमी पर हो रहा है, सरकार का ये फर्ज बनता है कि उसको भी रोका जाए। लेकिन जब मैंने अतीत में बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी धरने प्रदर्शन के सरकार को ये राय दी, कई बार राय दी, सोशल मीडिया के माध्यम से राय दी कि सरकार वन्य जीव और मानव के बीच के संघर्ष को, जो कि आज का नहीं है, मैं इस सरकार को इस संघर्ष के लिए इस रूप में कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं कि ये इन्होंने ईजाद किया, ये आदिकाल से है, पहले से है। लेकिन इस सरकार को इस रूप में कटघरे में खड़ा कर रहा हूं कि इसको रोकने के लिए इनके पास इच्छा शक्ति नहीं है, और इनकी इच्छा शक्ति जागे, इसलिए आज हमने यहां पर आकर यह प्रदर्शन किया। दिसंबर 2025 से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर अब ग्रीन सेस लगेगा। जानकारी के मुताबिक ग्रीन सेस की वसूली पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी और वाहनों के फास्टैग से पैसे काटे जाएंगे। इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पूरे प्रदेश में 40 से अधिक ANPR कैमरे लगाए गए हैं। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि परिवहन विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार किया है। सरकार के मुताबिक ग्रीन सेस से हर साल 100 से 150 करोड़ रुपए तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है। इसमें परिवहन विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे मुख्यालय के स्तर से जितने भी ANPR कैमरास जो हैं वो स्थापित करवा दिए गए हैं। ये पूरे स्टेट में हमारे लगभग 40 से ऊपर की संख्या में कैमरे हैं। जो भी बाहर से आने वाली गाड़ियां होंगी इसमें, उनसे ये एंट्री सेस लिया जाएगा और ये प्रतिदिन 24 घंटे के लिए ही वैलिड होगा। अगर वो गाड़ी दोबारा स्टेट के अंदर एंटर करती है तो उसको दोबारा टैक्स, ये जो है ग्रीन सेस देना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। फास्टैग के माध्यम से ये ग्रीन सेस लिया जाएगा और दिसंबर माह में पूरी ऐसी कोशिश है कि ये चालू कर दिया जाए। रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीवनदीप आश्रम में विशाल धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी के साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। आश्रम में उनका संत समाज और हजारों श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण 1100 बाल कन्याओं का पूजन रहा। मुख्यमंत्री ने खुद कन्याओं के चरण पखारे, तिलक किया और उपहार बांटे। इसके साथ ही आश्रम में 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह भी संपन्न हुआ। यहाँ एक सभागार यहाँ पर बनाया गया है, उस सभागार का लोकार्पण था। साथ ही जो हनुमान चौक पर गेट लगाया गया है उसका भी लोकार्पण, साथ में 1100 कन्याओं का पूजन और 6 सामूहिक विवाह के भी कार्यक्रम थे। अनेक भक्तजन आए हैं और मैं आज के सभी कार्यक्रमों के लिए और जिनका आज मंगल कार्य हुआ है उन सभी को बधाई देता हूँ। पूज्य संतगण भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। अनेक अनेक स्थानों से अनेक भक्तगण यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालुजन पहुँचे हैं। सभी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के वाहक हैं, संभावक हैं। उन सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है।
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने और रिवर्स पलायन करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम अब सकारात्मक परिणाम इसके सामने आने लगे हैं। उत्तराखंड पलायन आयोग ने प्रदेश में वापस लौटे प्रवासियों को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसके आंकड़े काफी राहत देने वाले हैं। अब तक कितने लोग कर चुके हैं रिवर्स पलायन, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में हो रहा रिवर्स पलायन, अपने प्रदेश वापस लौट रहे लोग। पलायन आयोग ने जारी की रिपोर्ट, राहत पहुंचाने वाले हैं आंकड़े। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन होना हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित लोग पहाड़ छोड़ या तो मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर गए या फिर राज्य से बाहर चले गए। लेकिन पहाड़ को फिर से गुलजार और लोगों की वापसी को लेकर सरकार ने कदम उठाए हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम नजर आने लगा है। दरअसल पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अगस्त 2025 तक 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। ये लोग लंबे समय से अपने गांव से दूर रह रहे थे। इन्होंने पिछले कुछ सालों में ही पलायन किया था। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन के बीच प्रवासियों के गांव और घर वापसी एक सकारात्मक परिणाम है। रिवर्स पलायन करने वालों में 25 से 35 आयु वर्ग के 43% युवा प्रवासी वापस अपने गांव लौटे हैं। अब कृषि, पशुपालन, पर्यटन, स्वरोजगार अपनाकर गांव की मिट्टी में जड़ें जमा रहे हैं। पलायन निवारण आयोग की रिवर्स पलायन की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गांव से पलायन करने वाले कुल 6,282 प्रवासी अपने गांव लौटे हैं। इसमें सबसे अधिक 47% 25 से 35 आयु वर्ग के प्रवासी हैं। 25 साल से कम आयु वर्ग में 28.66% और 35 साल से अधिक आयु वर्ग में 29.09% प्रवासियों ने गांव में वापसी की है। रिवर्स पलायन में पौड़ी जिला पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर अल्मोड़ा और तीसरे स्थान पर टिहरी जिला है। रिवर्स पलायन करने वाले जिलों में सबसे ज्यादा 1,213 लोगों ने पौड़ी जिले में रिवर्स पलायन किया और इसके बाद अल्मोड़ा में 976 और टिहरी में 827, तो वहीं चमोली जिले में 760 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। रिवर्स पलायन करने वाले लोगों ने एग्रीकल्चर, पशुपालन, छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, पर्यटन, होमस्टे जैसे कारोबार में वापस लौटकर हाथ आजमाया है। इस तरह से पूरे उत्तराखंड में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। वहीं इसके अलावा रिवर्स पलायन करने वालों की बात करें तो सबसे ज्यादा टिहरी गढ़वाल जिले के थौलसार ब्लॉक में 300 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। रिवर्स पलायन के आंकड़ों में पलायन आयोग ने देश के बाहर विदेशों से वापस लौटने वाले प्रवासियों का भी आंकड़ा साझा किया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के बाहर से कुल 169 लोगों ने रिवर्स पलायन किया। इसमें से सबसे ज्यादा टिहरी जिले में 66 लोगों ने विदेश की धरती से वापस उत्तराखंड में रिवर्स पलायन किया है। ये लगभग हमारे आंकड़े बताते हैं कि 6,500 लोग आए हैं। रिवर्स पलायन हम उसको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और अपने गांव या उसके आसपास लौटे हैं, वो हम रिवर्स पलायन मान रहे हैं। और लगभग 6,500 लोग लौटे हैं जो कि विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। ये आंकड़े इस वर्ष जुलाई 2025 तक के आंकड़े हैं। और ये रिवर्स पलायन का सिलसिला ज़्यादा बढ़ा कोविड के बाद। कोविड में काफ़ी लोग लौटे थे लॉकडाउन में, और उसके बाद कई लोगों ने सोचा हम यहीं रहें। उसके अलावा भी लोग लौट रहे हैं क्योंकि अब परिस्थितियाँ थोड़ी सुधर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को लेकर परिस्थितियाँ सुधर रही हैं, लोग आके अपना काम कर रहे हैं। सरकार के प्रयास के बाद अब युवक रिवर्स पलायन कर रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि इनको रोजगार से जोड़ा जा सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। देहरादून के डोईवाला में गन्ना पेराई सत्र का उद्घाटन विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। इस मौके पर विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि धामी सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर हमेशा चिंतित रहती है। जल्द ही गन्ने का समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया जाएगा। ये बात सच है कि अभी रेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए बहुत पहले से गंभीर है। और स्वाभाविक तौर से हमारी जो शुगर मिल डोईवाला के अलावा अन्य और भी हमारी शुगर मिल के पेराई सत्र शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत जल्द, शब्द में दोबारा दोहरा रहा हूँ, बहुत जल्द जो हमारा गन्ना मूल्य वो घोषित होगा। और जिस प्रकार से हमारे सरकार किसानों के हित में, किसानों के लिए काम कर रही है, और चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, और चाहे फिर हमें मूल्य भुगतान करने की बात हो, ये धामी सरकार
निश्चित रूप से उसके लिए हमेशा आगे बढ़ी है। मैं इसके लिए माननीय अपने गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत। वहीं अल्मोड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बीजेपी ने पदयात्रा निकाली, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अनेकों में एक नारा देकर देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम उन्होंने किया और स्वाधीनता में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हम लोग बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनके मार्गदर्शन में देश को एक करने का, देश की सारी रियासतों को, विरासतों को एकजुट में बात करके देश के स्वाधीनता को और मजबूत करने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश में अपनी यात्राएं चल रही हैं और तिरंगा यात्रा के साथ साथ सारे लोग इसमें शामिल हैं। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी राज्यों की सरकारों में इसने भागीदारी की, आम जनमानस भागीदारी कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के प्रहलाद पलसिया गांव में जमीन पर मालिकाना हक के लिए कई हफ्तों से चल रहे धरने का समर्थन करने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा गरीब परिवारों का उत्पीड़न कर रहे हैं। 45 साल से बंजर भूमि पर बसे लोगों को हटाया जा रहा है। इनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। 50 साल से 60 साल से यहाँ बसे हुए लोग, जिनके पास राशन कार्ड है, अपने बिजली उनको सरकार ने दी है, पानी सरकार ने दिया है, सड़क सरकार ने दी है। अचानक एक दिन आप ये नदी के किनारे जहाँ उद्योग लगना ही नहीं चाहिए वहाँ एक उद्यमी को दे रहे हो, जबकि सिडकुल के अंदर इतनी बड़ी जमीन खाली है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों इन गरीबों की जमीन पर नजर डाल रहे हो भैया? दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर कनेक्शन सामने आने के बाद राजधानी देहरादून में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पुलिस अब सतर्कता दिखाते हुए शहर में बाहरी छात्रों और विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की दोबारा जांच शुरू कर रही है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसी। दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर कनेक्शन के बाद सतर्कता बढ़ी, बाहरी छात्रों और विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर। देहरादून में बड़ी संख्या में छात्र बाहर से पढ़ाई करने के लिए यहाँ आते हैं। इनमें कश्मीर से भी कई स्टूडेंट्स देहरादून में पढ़ने के लिए पहुँचते हैं। अब दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर कनेक्शन सामने आने के बाद राजधानी देहरादून में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। मौजूदा समय में 900 से अधिक कश्मीरी युवा देहरादून में पढ़ाई अलग अलग संस्थानों से कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट केस में कश्मीर एंगल आने के बाद अब सभी कश्मीरी छात्रों का री-वेरिफिकेशन शुरू किया जा रहा है। हॉस्टल, पीजी और किराए के कमरों में रहने वाले छात्रों के एड्रेस, आईडी और मूवमेंट की पूरी जांच की जाएगी। इसके साथ ही कुछ कश्मीरी छात्रों के बने निजी सोशल ग्रुप्स, चैट पैटर्न और कम्युनिकेशन एक्टिविटी भी अब मॉनिटरिंग के दायरे में लाई गई है, ताकि कोई भी शक वाला इनपुट तुरंत पकड़ में आ सके। देखिए, ज़िले में जितने भी स्टूडेंट्स बाहर के हैं, चाहे वो कश्मीर से रिलेटेड हों या मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर हमारे फॉरेन के जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं। खासकर हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, नाइजीरिया के भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। तो सभी का डेटा लगातार हम मेंटेन भी रखते हैं, कौन छात्र यहाँ पढ़ रहा है, उसका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, ये तो फॉरेन स्टूडेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ जैसा अभी आपने पूछा कि कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, तो 900 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत। एक का डेटा यहाँ पर जितने भी हमारे स्टेट्स के बाहर के, खासकर सेंसिटिव स्टेट से कहीं कोई बात आती है तो उसको देखते हुए मॉनिटर करते हैं, और विदेशों के नागरिक भी जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मॉनिटर करते हैं। तो वो सारी मॉनिटरिंग हमारे खुफिया विभाग द्वारा की जाती है। हाँ, देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर अच्छी तामील लेने के लिए आते हैं, चूँकि एजुकेशन सेंटर है, और कश्मीरी नहीं, देश भर के विभिन्न प्रांतों से, दूर स्थानों से भी यहाँ पर बच्चे अध्ययनरत हैं। तो ये इनपुट हमारा जो कॉलेज के कुछ इनपुट्स प्राप्त होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स से इनपुट प्राप्त होते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट विंग को मॉनिटर करने के लिए हमारे जो LIU में लोग लगे रहते हैं, उनके कोई अगर ऐसे नेगेटिव इनपुट प्राप्त होते हैं तो उसको हम ट्रैक डाउन भी करते हैं, और संबंधित स्टेट से भी हम उसके बारे में वेरीफाई करते हैं कि वहाँ उसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उनके फैमिली के क्या क्रेडेंशियल्स हैं। एजेंसियां सिर्फ कश्मीरी छात्रों पर ही नहीं, बल्कि बाहरी राज्यों और विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रख रही है। बीते 6 महीनों की मॉनिटरिंग में 16 बांग्लादेशियों की संदिग्ध एक्टिविटी सामने आई, जिनमें से 9 को डिपोर्ट किया गया और बाकी पर कार्रवाई की गई। पुलिस का साफ कहना है कि एंटी नेशनल कोई भी इनपुट मिलता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, चाहे वो किसी भी देश या राज्य से जुड़ा क्यों ना हो। यानी कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था नए सिरे से की जा रही है।
कश्मीरी छात्रों से लेकर विदेशियों तक हर संभावित लिंक की जरूरत से ज्यादा सतर्कता के साथ स्क्रीनिंग होगी। सोशल मीडिया ग्रुप्स, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और ठिकानों पर हाईटेक मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि राजधानी देहरादून में किसी भी एंटी नेशनल नेटवर्क को पनपने का मौका न मिल सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड के ओपनर कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन पर बेरोजगार संघ की प्रतिक्रिया सामने आई है। बेरोजगार संघ ने ओपनर कर्मियों की नियमितीकरण की मांग को बेबुनियाद बताया है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि ओपनर कर्मी अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहे हैं। पूर्व सैनिकों को नौकरी देने के बदले कई व्हाइट कॉलर ने अपने सगे संबंधियों को बैकडोर से भर्ती कराई, जिसके तहत ये नियमितीकरण नहीं होना चाहिए। इससे हमारे परीक्षार्थी युवाओं को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि अब बेरोजगार संघ हाईकोर्ट में ओपनर कर्मियों की नियमितीकरण पर रोक लगाने को लेकर पिटीशन डालेगा। हम ये चाह रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ हैं, हम पूर्ववर्ती जो सरकारें उनके खिलाफ हैं कि इन सरकारों की गलती, इन सिस्टमों की गलती, इन अधिकारियों की गलती, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ों की तरह जो है ऐसे लोगों को जो है अंदर करते रहे, उनको विश्वास में डालते रहे कि आपका नियमितीकरण होगा, उनके खिलाफ हम हैं। और हम ये चाहते हैं कि उपनल कर्मियों के साथ जो सरकार को करना वो करे, लेकिन नियमितीकरण संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उमा देवी वर्सेस जो कर्नाटक सरकार का ऑर्डर है वो सर्वमान्य है, वो सर्वोच्च है। हल्द्वानी में फर्जी दस्तावेज लगाकर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। तहसील में 5 सालों में बने 150 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों में से 48 निवास प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं, जिन्हें एसडीएम राहुल शाह ने रद्द कर दिया है। साथ ही आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। बीच में एक प्रमाण पत्र के संबंध में जांच की गई, जिसमें कि कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। उस प्रमाण पत्र को निरस्त भी किया गया था, तहसीलदार के द्वारा उस संबंध में एफआईआर भी दी गई है। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए सभी प्रमाण पत्रों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें तहसील हल्द्वानी में 2020 से अभी तक जितने प्रमाण पत्र जारी हुए हैं सभी की जांच की जा रही है। वर्तमान में 2020 से लेकर 25 तक के हमारे 1200 प्रमाण पत्र में चिन्हित किए, जिनकी भी जाँच चल रही है। जिस जांच में अभी 150 से अधिक प्रमाण पत्रों का जो डॉक्यूमेंट्स है स्क्रूटाइज किया जा चुका है, जिसमें 48 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनमें अनियमितताएं हैं, जिनको निरस्त किया जा रहा है। और जो भी उसमें अभिलेख हैं उनकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई कूटनीतिक अभिलेख उसमें पाया जाता है तो उसमें भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। देहरादून में पिछले साल 11 नवंबर को ओएनजीसी चौक पर हुए भयानक हादसे में अब जाकर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस की ओर से कैंट चालक, मालिक और घटना के समय वाहन को किराए पर लेने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई और अब जल्द ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। 500 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस की ओर से 60 गवाह बनाए गए हैं। बता दें कि पिछले 11 नवंबर की रात को ओएनजीसी चौक हादसे में 6 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी और इनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। देखिए, जो ओएनजीसी का एक्सीडेंट केस था जिसमें बच्चों की बड़ी इस तरह से मतलब अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद डेथ हुई थी और वो केस भी काफ़ी दुखद था, सभी के संज्ञान में भी है। उसमें चूंकि एक लीगल इशू था कि जो चश्मदीद था बालक जो बच गया था, तो कोशिश यही रहती है हमारी इन्वेस्टिगेशन में, अगर कोई चश्मदीद है तो हमें एकदम वैसे जो कैमरों के थ्रू या अन्य चीज़ों के थ्रू जो हमें चीज़ें मिल पाई थी इन्वेस्टिगेशन में सब इंक्लूड हो गई थी। लेकिन अगर चश्मदीद हमें कोई चीज़ बताता है तो केस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और सच्चाई जानने के लिए भी ज़्यादा जरूरी होता है। बट जो कंडीशन थी वो उस लायक नहीं रही। बीच में बार बार चूँकि डॉक्टर्स की एडवाइस थी कि अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो घटनाक्रम को रिपीट कर सके या बता सके कि क्या परिस्थितियाँ अचानक से ऐसी उत्पन्न हुई थी, तो इसलिए थोड़ा विलंब रहा इसमें। साथ ही साथ इसमें कुछ लीगल इशू भी आए थे जो और कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा भी इसमें कोर्ट में एप्लीकेशंस लगाई गई थी, तो सभी चीज़ की पूर्ति करने के बाद चार्जशीट भेजी गई। हाँ, इसमें विलंब हुआ है, बट ये कहीं ना कहीं न्याय हित के कारण ही इसमें विलंब हुआ और इसको आगे भी देखा जाएगा कि इस तरह के कहीं कोई एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें त्वरित हम कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में चार्जशीट भेज दें। वहीं हल्द्वानी नगर निगम में आज बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें निगम क्षेत्र के विकास कार्यों समेत कुल 32 प्रस्ताव पर चर्चा की गई और इस दौरान विकास कार्यों सहित निगम की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें नगर निगम के नए वार्ड से कमर्शियल टैक्स की वसूली की अंतिम तारीख 31 दिसंबर रखी गई है। साथ ही शहर के 10 स्थानों में आरोग्य क्लिनिक बनाए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगम अपने सभी पार्षदों को स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद नगर निगम के कार्यों को दिखाने ले जाएगा। हम पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण शिविर
जो अहमदाबाद के निगम में और उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन, ये 2 कार्य भी हमने कहा कि सभी 60 पार्षदों के साथ हम लोग वहाँ उसका भ्रमण करके भी इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में हम जाने वाले हैं। तो ये भी बोर्ड में पास हुआ है आज कि हम सब लोग वहाँ जाएंगे इसका भ्रमण। इसी प्रकार शहर के अंदर जहाँ जहाँ हमारे स्थान हमको मिले हैं, वो बरसाती नहर के पास है, या एसडीएम कोर्ट के सामने हुआ है, आपके मंडी के सामने एक जगह है, इसी प्रकार कढ़ेरिया में थोड़ा कहीं पर जगह है। ये सब भी हम वहाँ भी व्यवसायीकरण के लिए दुकानों का निर्माण करेंगे, उसका भी हमने आज बोर्ड में पारित किया। बीजेपी के पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह ने पूर्व सीएस के बेटे से मारपीट मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज करवाया। बयान में आरोपी दिव्य प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष की टैक्सी के चालक द्वारा बार बार हॉर्न दिए जाने पर भी साइड न देने की स्थिति में विवाद हुआ। इस मामले में दिव्य प्रताप सिंह ने ड्राइवर के साथ मारपीट की बात को स्वीकार किया है। जो एक प्रकरण राजपुर में दिव्य प्रताप प्रकरण में हुआ, जिसमें आरोपी थे, इसमें मारपीट का आरोप लगा था, क्योंकि इसमें जो भी कार्रवाई उस सेक्शंस के हिसाब से होनी थी, क्योंकि 2 तरह के जो नया कानून बना उसमें 2 तरह का एकदम है कि जो हीनियस ऑफेंसेस है उसमें अक्यूज्ड का कहीं को रिलीफ नहीं मिलती और आईओ के समक्ष बयान भी देते हैं, और जहां अरेस्ट की धारा होती है साक्ष्यों के बाद अरेस्ट भी होती है। चूँकि ये प्रकरण जिन धाराओं में लिखा था पहले और इसके बाद अज्ञात में लिखा गया था, गाड़ी के नंबर से ज्ञात किया गया, जो पुलिसकर्मी उसमें आया उसका तत्काल सस्पेंशन हो गया था। के तहत वो समय दिया गया था जब लॉजिकली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए कि जहां पर वो ट्रेनिंग कर रहा है वहां पर अथॉरिटी लेटर आया था वहां से। इसके बाद ही ऑडियो वीडियो जो बयान एडवोकेट के माध्यम से बैठाकर उसमें दर्ज कराए गए थे और शीघ्र ही कोऑपरेट करने के लिए फिर से हिदायत दी गई और नोटिस दे दिया गया है। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी पहचान पत्र बनाकर रह रही त्यूनी निवासी महिला को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक फेसबुक के माध्यम से बांग्लादेशी नागरिक त्यूनी निवासी महिला के संपर्क में आया था। पहले वो महिला से मिलने 3 बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आ चुका है और इसके बाद साल 2022 में आरोपी और महिला अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश गए थे और 2022 में ही अवैध तरीके से दोबारा बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस कर वापस भारत लौटे थे। सूचना हमारा जो लगातार इस ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऐसे लोग को चिन्हित कर रहे थे, तो इसी में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो अपना नाम बदलकर यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहा है और जो है उसने एक शादी भी करी हुई है त्यूनी में, जो सस्पेक्टेड है। तो इसके आधार पर काफ़ी दिन से टीम हमारी इन दस्तावेजों की जांच कर रही थी कि जिससे कि ये प्रमाणित किया जा सके कि व्यक्ति यहाँ का नहीं बांग्लादेश का है। और जब सारे जांच के बाद हमें पता चला कि व्यक्ति बांग्लादेश का निवासी है। इसका नाम ममून हसन है, जो मुजीबनगर जिला मेहरपुर बांग्लादेश में रहता है। जब ये सारे उसके आइडेंटिटी से हमने पता कर लिया जो है कि ये व्यक्ति वहाँ का है और इसका जो हुलिया एकदम मैच कर रहा था, तो इसके आधार पर फिर कल इसको पूछताछ के लिए ये और इसकी पत्नी को लाया गया। तो इसमें पूरी जानकारी ये मिली कि 2019 में इसकी फेसबुक से पहचान जो है एक महिला से हुई थी और उस दोस्ती के कारण वो 2019 में टूरिस्ट वीज़ा पर लगाकर वहाँ से देहरादून आया। 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का 350वां वर्ष है, जिसके उपलक्ष्य में देहरादून में 23 नवंबर को सुबह 5 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम होगा और इस प्रभाती नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा श्री गुरु हरकिशन साहिब पटेल नगर से शुरू होकर गुरुद्वारा गोविंद नगर रेस कोर्स में समापन होगा। गुरुद्वारा गोविंद नगर रेस कोर्स में खत्म होगा और यह इसके अंदर जंगी घोड़े पंजाब से मंगाए गए बैंड और पालकी साहब और साथ में फूलों की वर्षा होगी। आगे गतका कीर्तन और यह सब गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी पर करा जा रहा है। हरिद्वार से संत समाज ने हिंदू जागो घर बेटी अस्तित्व बचाओ यात्रा की शुरुआत की है। बता दें कि इस यात्रा के दौरान 1 लाख युवाओं से संवाद करने का लक्ष्य रखा गया है। महंत यति परमात्मा आनंद गिरी ने कहा कि हिंदू समाज को अपने अस्तित्व को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। पुलिस और प्रशासन यात्रा पर नजर बनाए हुए है। महामंडलेश्वर यति नरसिंह गिरी महाराज जी जो दासना देवी मंदिर के जो है पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने हमारे जो है गुरु भाई को यति परमात्मानंद गिरी जी को एक यात्रा जो है करने के लिए जो है जिम्मेदारी दी है। वो यात्रा है हिंदू जागो घर बेटी अस्तित्व बचाओ यात्रा। हिंदू जागो घर बेटी बचाओ अस्तित्व यात्रा। ये यात्रा इसलिए है कि आज
उन सब की मैं खुले शब्दों में अगर कहूं तो बार बार यही होता है कि ये साधु संत जो है कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन आज उनकी जनसंख्या इतनी है कि वो अपनी जनसंख्या के बल पर अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे और बहुत जल्द बना लेंगे। यहां तक कि हमारे परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर किसी ईश्वरीय कृपा से अगर 2029 बचा तो 2034 में तो भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो ही जाएगा। संदेश है दासना मंदिर से परम पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने एक संदेश देकर के हमें रवाना किया है और यात्रा प्रारंभ हुई है सरवणन घाट हरिद्वार से। इस यात्रा का उद्देश्य है कि हमारे गुरुदेव पूरे जीवन हिंदुओं को जगाते रहे, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अब हमारी जो जनसंख्या है वो समाप्त होने के कगार पर है। रोज हमारी बहन बेटियां लूटी जा रही हैं, हमारे बच्चों के कत्ल हो रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में 2 दिवसीय संस्कृत प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें 11 विकास खंडों से 1000 से अधिक बच्चों ने जूनियर और सीनियर वर्ग में प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में नाटक, समूह गान, वाद विवाद और भाषण शामिल रहे। नमस्कार सर, आज जो जनपद स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता हो रही है, इसमें अल्मोड़ा जनपद के 11 विकास खंडों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। संस्कृत प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित हो रही है, कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग। तो जिसमें आज कनिष्ठ वर्ग के सारे कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। 6 प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित हो रही हैं और कल को फिर वरिष्ठ वर्ग की संपादित होंगी। जो यहाँ से प्रथम स्थान प्राप्त करेगा प्रत्येक वर्ग में, वो उसके बाद संस्कृत अकादमी हरिद्वार में स्टेट लेवल पर प्रतिभाग करेगा। गदरपुर क्षेत्र के निजी स्कूलों में खेल दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। बच्चों ने एथलेटिक्स, ग्रुप गेम्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी है। आप गाड़ी पे बैठे हो और ये आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं है तो गाड़ी कहीं भी दिशाहीन हो जाएगी। तभी हम मान पाएंगे जब उसमें हर प्रकार की एक्टिविटीज कॉलेज में हो, उसमें कल्चर प्रोग्राम भी हो, गेम्स भी हो, एकेडमिक भी हो और हर प्रकार की जो एक्टिविटी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कांग्रेस ने किया वन मुख्यालय का घेराव। जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों की रोकथाम के लिए उठाई आवाज। वन विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर दिसंबर से लगेगा ग्रीन सेस। ऑटोमेटिक होगी पूरी प्रक्रिया। फास्टैग से कटेगा पैसा। कार से 80 और ट्रक से वसूला जाएगा 700 रुपया। दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर कनेक्शन के बाद उत्तराखंड में बढ़ाई गई सतर्कता। बाहरी छात्रों और विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर दून पुलिस की पैनी नजर। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसी। उपनल कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन पर बेरोजगार संघ की प्रतिक्रिया। नियमितीकरण की मांग को बताया बेबुनियाद। हाईकोर्ट में पिटीशन डालने की तैयारी।